और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा के टंगडार में फायरिंग की गई है। इसमें एक हिंदुस्तानी फौजी जवान के शहीद होने की भी खबर आ रही है। वहीं हिंदुस्तान की जवाबी फायरिंग में 2 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। और अब सबसे पहले बात करेंगे तलाक सलासा बिल पर जारी बहस की। ट्रिपल तलाक तो वैसे भी इलीगल है। राज्यसभा में मरकजी वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलाक सलासा बिल को सियासी चश्मे से न देखा जाए, न ही इसे वोट बैंक के तराजू पर तोला जाए। रविशंकर ने कहा कि मामूली बातों पर तलाक दे दी जाती है, इसलिए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत का ये अहम सवाल है। इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज ए डिटरेंस। ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का। और सर, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का। एक तरफ हमारी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज आगे ऊंचाई पर पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ 3 तलाक को लेकर हम बेटियों को फुटपाथ पर छोड़ें, यह मुनासिब नहीं है। सर, बहुत विनम्रता से गुजारिश करूंगा, ये सदन ऊंचाई पे उठता है। आज ये मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी का है। उधर राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने से पहले खवातीन को बगैर महरम हज पर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार में खवातीन को बगैर महरम हज पर जाने की इजाज़त दे दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि तलाक सलासा बिल खवातीन की इज्जत के लिए है और ऐसे अफराद के खिलाफ है जो कि खवातीन पर जुल्म सितम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर कड़े से कड़े कानून बनाए, ताकि इस जघन्य अपराध को करने वाला जो है वो इसकी करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम ये करेंगे तो हम जेल जाएंगे। अब उसको कहते हैं जी जेल चला जाएगा पति तो क्या होगा उसका। अरे भाई, तुम ऐसे कुकर्म करो क्योंकि जेल जाओ। ऐसे भी तलाक के बाद क्या होता है? और जब आप जो है उन बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इसीलिए सरकार ने कानून बनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप मुस्लिम विरोधी समझते हैं, मैं भी जब आपके साथ था तब मैं यही मतलब मैं सीखता था कि भाई बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है। और जब मुझे मालूम हुआ कि भाई ये बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है, दलित विरोधी नहीं है, तब मैं आपको छोड़कर मैं इधर आया हूँ। और वहीं तलाक सलासा बिल पर राज्यसभा में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मुतालबा किया कि तलाक सलासा बिल सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि शौहर को जेल किस बात की होगी। से इस देश में सैकड़ों लड़ाई झगड़े भाई बहन में होते हैं और उसको कहता मैं गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तो काट ली उसने। वो कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तो आप सजा किस चीज की दे रहे हो? वो है ही नहीं, तलाक ही नहीं हुआ। तो
आप उसको सजा देते, चाहे 3 ही साल की सजा देते, कोई भी सजा देते, तो ट्रिपल तलाक तो हुआ ही नहीं, वो तो लागू ही नहीं हुआ। शिवाजी ने बताया ठीक तरीके से, माननीय मंत्री जी, और मैं उनसे मिस्टर शिवा से सहमत कि मिस्टर शिवा ने यह बताया कि वो 3 साल आपने जेल रखा और तलाक तो हुआ नहीं है, क्योंकि तलाक अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड है, वो घर जाएगा। तलाक सलासा बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी का कहना है कि तलाक सलासा बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस्लाम में पहले से ही आइली मसाइल के लिए कवानीन मौजूद हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तलाक सलासा बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पहुंच गया है और इस बात को लेकर बहस हो रही है कि किस तरह की तब्दीलियां इसमें होनी चाहिए। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, आप लोगों को किस तरह के चेंजेस चाहिए? देखिए, हमने तो पहले भी इस मामले के ऊपर अपना पक्ष रखा है कि पहली बात तो यह है कि इस बिल की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल ट्रेवर्स को एक ही वे में वाइड एब इनिशियो कर दिया है, तो जो एक्शन हुआ ही नहीं है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कहें कि भाई उसके बावजूद भी अगर मर्द को ज़्यादती कर रहा है, तो हमारे पास जनरल लॉज इतने मौजूद हैं कि जिसमें अगर किसी औरत के साथ में कोई ज़्यादती करता है शौहर, तो 498 है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसको जेल भी हो सकता है। सुलह की गुंजाइश रखी गई, ज़मानत की गुंजाइश रखी गई, इतना हद तक हो गया है, इसमें चेंजेस हो गए हैं। अब और मज़ीद चेंज क्या चाहिए? नहीं, खूनी रिश्ते की बात तो वही तो मैं बतला रहा था आपको कि खूनी रिश्ते की बात तो बिल्कुल गलत है। वो उसकी वजह है कि मुसलमान में इस्लाम के अंदर खूनी रिश्ता बहुत लंबा तक जाता है और असल चीज़ तो ख़ानदानी झगड़े से होते हैं। तो मियाँ बीवी ने नहीं कहा और किसी खूनी रिश्ते वाले ने किसी ने कह दिया, तो ये तो बड़ी गलत बात है। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी बात है। दूसरी बात ये, इसमें क्या उनको परेशानी है अगर इस मामले के ऊपर बाकायदा सेलेक्ट कमेटी पर भेजकर और उसके ऊपर डिस्कशन हो। आप टाइम बाउंड कर देते कि भाई इसको 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख दें। अब हम तो राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर है नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने दे दिया। लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब जो है वो इतने बजिद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि वो कहते हैं कि जो हमसे कहा गया है कि कानून बनाए, वो नहीं कहा गया। इस तरह की दलील दी गई, कहा गया कि 400 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। झूठ है। मसले अगर आप 400 से ज़्यादा के कह रहे हैं, पहली बात तो ये झूठ पर मबनी है और दूसरी बात ये है, उसी के साथ साथ ये भी बता दें कि बाकी और तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर कितने डिवोर्स के वाक़े हो रहे हैं, कितने लोगों को छोड़ दिया गया है। हम ये बात कहते हैं, हम तो कहते हैं हमारे एक औरत का भी अगर मामला है तो हमारे साथ में प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन हम कहते हैं अगर किसी ने 3 तलाक दिया है, आप कहते हो 400 नहीं 4000 भी अगर किसी ने तलाक दी है, तलाक तो वाक़ई हुई नहीं ना। आपके पास दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, वो कीजिए। आप 498 कीजिए, बीवी शौहर के खिलाफ मसले के हम देखते हैं बहुत सारे केसेस में शौहर ने तलाक भी दे दी, उसने कहा जी मुझे मेरे साथ में जुल्म ज़्यादती हो रही है, मुझे तलाक नहीं दी, मुझे पैसा चाहिए। वो डिमांड करती है और कोर्ट उसके अंदर औरत के साथ में रहमदिली का मामला करते हैं, हमेशा हर आदमी करता है। कहने का मतलब यह है कि इनको औरतों से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी को मुस्लिम ख़वातीन से कोई दिक्कत नहीं है। बस बेसिकली ये पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम मुसलमानों को इस हद तक परेशान कर सकते हैं। अगर आपका यही पर्पज़ है तो फिर हम क्या कहें इसके अंदर। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमाल फारूकी साहब का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पार्लियामेंट में उन्नाव इस्मत रेज़ी मामले पर अपोजिशन ने जोरदार हंगामा किया। अपोजिशन ने मामले पर वज़ीर दाखिला से बयान का भी मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि इस्मत रेज़ी मुतासरा रायबरेली में इतवार की रोज़ सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गई थी। गुज़िश्ता 40 घंटे से वो बेहोश ही है। अहले खाना के मुताबिक जेल में बंद इस्मत रेज़ी के मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर के इशारे पर यह हादसा करवाया गया ताकि सबूत को मिटाया जा सके। फिलहाल मुतासरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की उन्नाव में जो घटना घटी है वो सभ्य समाज की कलंक है। ये सभ्य समाज की कलंक है जहां एक नाबालिग लड़की के ऊपर सामूहिक बलात्कार किया गए थे। उसके बाद सीबीआई की जांच हो रही है और जांच होते हुए भी ये पीड़ितों को बचाने का और बचने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। सर, जिस उत्तर प्रदेश को ये सरकार कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बना रहे हैं और उत्तम प्रदेश आज अधम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां सर एक नाबालिग
एक नाबालिग सामूहिक बलात्कार, उनकी पिता की मौत और नाबालिग अपने न्याय की गुहार करते हुए चीफ मिनिस्टर की मकान के सामने आत्मदाह करने की प्रचेष्टा करते हैं। उसके बाद उनकी चाची को मौत होती है, उनकी मसौरे को मौत होती है। और सर ये ट्रक ने ये चश्मोदीद गवाह थे, वो चश्मोदीद गवाह को नामो निशान मिटाने के लिए उनका ऊपर सर उबरी और सर दोनों की मौके पे मौत हो गई। The ministry is on its legs. If anybody want to say anything, they should seek my permission. That is a system. You are all aware of it. Sir, Prophet. But we had 4 hours discussion. Let us hear the minister. सर प्रॉफिट साहब को मेरा भी बहुत इज्जत है, आदाब है सर। ही द लास्ट वर्ड। अगर उन्होंने हजारों साल पहले इसको इतनी सख्ती पाबंदी लगाई कि उनके जिस बंदे ने ऐसा किया उसको कहा अपनी पत्नी को वापस लो, तो 2019 में हम 6 घंटे से बहस कर रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सही कहा एक दो लोगों ने, हमने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन क्या बोल रहे हैं 3 तलाक गलत है, लेकिन बट ये बट क्या है? तो मतलब 3 तलाक को नाम के लिए गलत कह दो, बाकी जो होता है चलने रहने दो। तो इससे हमारा डिफरेंस है। सर जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी इवॉल्व करती है, और आज जब मैं इस विषय को बोल रहा हूं तो गुलाम नबी आजाद साहब अपनी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और वो कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में हैं जो सुख और दुख में कांग्रेस के साथ रहते हैं, इसलिए उनकी और इज्जत करता हूं। और वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी जानते हैं, और 58 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया तो क्या क्या किया ये भी समझते हैं। लेकिन आज जब उनकी तकरीर में सुन रहा था तो मुझे इस बात का बड़ा अजीब आश्चर्य हुआ, जो अच्छे काम उन्होंने किया वो भी भूल गए। सर शारदा एक्ट, सती की बात बहुत लोगों ने की सर। शारदा एक्ट 1929 हमने खत्म किया, बाल विवाह सर, तो क्या खाली छोड़ दें? तब जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना सर, तो इसेंशियल ऑफ द हिंदू मैरिज में यह लिखा कि पति की उम्र 21 साल होनी चाहिए, पत्नी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, और जो इसका उल्लंघन करेगा तो सेक्शन 18 में कहा उसको 2 साल की सजा होगी। ये तो आपकी सरकार ने किया, गुलाम नबी आजाद साहब, और उसने तो ये नहीं कहा कि हम सजा देंगे तो वैवाहिक जीवन गड़बड़ा जाएगा। और क्या कहा सर, इफ a wife or a husband has a spouse already existing, the wife or the husband the case may be, then the marriage is void. और ये नहीं रुके सर, 494 में 7 साल की सजा भी होगी। तो जो बार बार आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, तो करने की जरूरत क्या थी? तो गुलाम नबी आजाद साहब, आपने तो आज से 55 साल पहले यह काम किया कि अगर पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी ले आए, बीवी ले आए, या पति के रहते पत्नी दूसरा पति ले आई, तो मैरिज बिल्कुल गैर कानूनी है और 7 साल की सजा भोगो। तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि जेल जाएंगे, सजा होगी, तो काम कैसे चलेगा? आपने अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं सर। फिर यही नहीं रुके सर, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे आर डूइंग नाउ। आई नीड टू एक्सप्लेन टू दिस हाउस and through this house to the people of this country. सब दहेज गलत है। हर समाज के लोग कहते दहेज तो हमारा अधिकार है, मिलना चाहिए सर। उनकी सरकार ने आज नहीं 1961 में दहेज के खिलाफ कानून लाया सर। ये कानून हमारे सामने है। और सर एक बात कहूं, इसमें दहेज मांगने पर या लेने पर या देने पर 5 साल की सजा है, और दहेज मांगते हैं तो 2 साल की सजा है। सर पहले इन्होंने यह कानून अवेलेबल किया था, लेकिन आप सेक्शन 8 देखिए सर। सेक्शन 8 में इन्होंने 19/11/1986 को कहा यह नॉन अवेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। तो उन्होंने दहेज को भी
नॉन बेलेबल बनाया। उस समय तो नहीं सोचा कि और सर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सर इज एप्लीकेबल टू ए हिंदू हस्बैंड और टू ए मुस्लिम हस्बैंड, टू हिंदू मदर इन लॉ और टू ए मुस्लिम ब्रदर इन लॉ, बिकॉज इट इज रिलीजन न्यूट्रल। और ठीक भी है सर। उस समय तो आपने कभी नहीं कहा कि नॉन बेलेबल में अगर पति जेल चला जाएगा तो पत्नी की चिंता कैसे करेगा। आज आप समझौते की बात करते हैं, उस समय तो आपने नहीं कहा समझौता क्यों करना जरूरी है, नहीं करना होना चाहिए। तो सर ये आपने काम किया सर। सर इसी से बात नहीं बनी 1961 से, फिर आपने इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 498A लाया। वो क्या लाया? अगर कोई पति अपने पत्नी के साथ क्रुएल्टी करता है, बदसलूकी करता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है और वो नॉन बेलेबल होगा, चाहे वो हिंदू पति हो या मुस्लिम पति हो, हिंदू पत्नी हो या मुस्लिम पत्नी हो। ये कानून कब लाया? 1983 में। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। तो 55 का कानून आपने लाया, आपका अभिनंदन। 61 का डाउरी प्रोहिबिशन आपने लाया, आपका अभिनंदन। 498 है आपने लाया, आपका अभिनंदन। तो इतने प्रगतिशील काम करने वाले गुलाम नबी आजाद, आपकी पार्टी और आपकी सरकार 1986 में शाहबानों के मामले में आपके कदम क्यों हिले लगते हैं? ये हैं बड़े सवाल। और देखिए सर, मैं कांग्रेस पार्टी का विरोधी हूं बड़े अदब से, लेकिन राजीव गांधी यंग प्राइम मिनिस्टर विथ 400 मेजॉरिटी, हमें भी लगा कुछ चीज होगी, अच्छी बात हो। और सर आज जब मैं इस बात को रास्ते में उठा रहा हूं सर, तो आज मुझे आरिफ मोहम्मद खान की याद आ रही है। उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ था उस हाउस में 2 दिन, और मैं अपने सदन के लोगों से कहना चाहूंगा उनका भाषण पढ़ना चाहिए। और 2 दिन के बाद उनके पीछे क्या कहा, बैक ऑफ, और उनके साथ क्या क्या हुआ सर वो खुद बोल चुके हैं। प्लीज आनंद जी। लेकिन सर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं सीनियर पर्सन कि इतनी हिम्मत दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी 19/11/86 को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को नॉन बेलेबल करती है और 1986 में शाहबानों के लिए न्याय के दरवाजे बंद करती है। ये क्या हो रहा था? और सर बड़े मैं अदब से कहना चाहूंगा सर, जिसकी चर्चा आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने की सर, शाहबानों 1986 से लेकर 2019 सारा बानों तक कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी है। इसका कारण क्या है सर? मुझे मालूम है यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में कम्युनल अवार्ड के खिलाफ संघर्ष किया। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का खिलाफत किया। लेकिन 2019 में भी शाहबानो मॉडल गाड़ी क्यों चल रही है? आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब, मैं ये बोलने का मन नहीं था, लेकिन आज आप काफी बोले हैं, तो मुझे आपके लिए एक फूड फॉर थॉट देना है। अगर आपको मुनासिब लगे तो सोचिएगा। 1986 में आपको 400 सीट आई थी और उसके बाद लोकसभा के 9 चुनाव हुए हैं, आपको एक चुनाव में बहुमत नहीं मिला है। इसका ध्यान रखिए आप, क्या कारण है इसका, कभी सोचिएगा। 14 में आप 44 हुए, आज आप 52 पर हैं, लेकिन 400 से ऊंची ऊंचाई से उठे आप, 86 में शाहबानो लाए और उसके बाद से आपको बहुमत नहीं आया। आई एम गिविंग अ फूड फॉर थॉट फॉर यू, काइंडली थिंक ऑफ इट। ये देश किधर बढ़ रहा है ये सोचना चाहिए। अब सर बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सर हमने कभी नहीं कहा कि यह कानून हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ला रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कहानी क्या है ये मैंने उस हाउस को भी बताया और मुझे इस हाउस को भी बताने दीजिए सर। सर ये सारा बानो जी ने कुछ और के साथ जो 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट में 2013 में गई थी, चैलेंजिंग ट्रिपल तलाक, 3 तलाक। उसके बाद उन्होंने बाकी जो है बहुविवाह, मल्टीपल मैरिजेस, और जो बाकी सब उनको लगता था गलत है इस्लामिक समाज में, उसको चैलेंज करते हुए सर सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं गया था।
जब सर मेरे पास फाइल आई 14 में, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून विभाग दिया था, तो मेरे पदाधिकारी आए, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के पास गया कि सर ये विषय क्या करना है। उन्हें बिना छूटते कहा, जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ और सुप्रीम कोर्ट में कसकर जवाब दो, हम कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी खड़े रहेंगे। He filed our replies. Now the judgment has come. And sir, kindly check the record. Someone said I sought to mislead the House. No, I clearly outlined what all the 5 judges have said. But sir, let me very clearly assert in this House does not need the mandate of the Supreme Court to pass a law. That is the sovereign right of this House, always independent of any judgment. लेकिन सर आज मैं अपने से एक सवाल पूछता हूं सर, और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है सर। और सर मैं विजय गोयल की तरह तो मैंने चांदनी चौक में काम नहीं किया सर, पटना की सब्जी बाकी महिलाएं मुझसे मिलती थी, बाकी देखा है सर। लेकिन इस मामले को टेकअप करने के बाद सर बहुत सी खवातीनें मुझसे मिली हैं सर, और उनकी पीड़ा और दर्द को मैंने समझा है सर। सर मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक डेलीगेशन मेरे पास आया था सर, नाम देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, माननीय कानून मंत्री जी, आप जो कानून लेके आ रहे हैं तो हमारी ईद भी आज है और हमारा 15 अगस्त भी आज है, ये आपसे हम कहना चाहता हूं। और सर चूंकि मैं आईटी विभाग भी हैंडल करता हूं सर, तो एक दिन मेरे पास एक आईटी प्रोफेशनल आई सर, वो ऑब्वियसली मुस्लिम जमात की थी। उसने सर मुझसे एक बात कही कि मंत्री जी, आई एम एन आईटी प्रोफेशनल, टॉक टू मी इन इंग्लिश। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया और मेरे पति ने गर्व से व्हाट्सएप से मुझे तलाक 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 दे दिया। अब सर मैं अपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस सदन में रखना चाहता हूं, ऐसी ख्वातीनों को मैं क्या कहूं, देशा कानून मंत्री, कि तुम इस जजमेंट को मढ़वा लो, मढ़वा के घर में टांग दो, या फिर कंटेम्प्ट करो, यही करूं। और सर ये नंबर के बारे में जब पूछा गया तो हम सही में नंबर कलेक्ट नहीं करते हैं, आपने सही कहा हमारे एक दोस्त ने, लेकिन ये क्या हो रहा है इसलिए नंबर कलेक्ट करना पड़ा कि 574 आफ्टर द जजमेंट एंड मोर देन 300 आफ्टर द जजमेंट एंड 574 फ्रॉम 2017। तो सर ये, और यूपी में सर 74, और सर एक बात जान लें, ये हम वो नंबर है जो हम इकट्ठा कर सके मीडिया से, टीवी से, अखबार से। अभी गोयल साहब ने 2 नंबर बताया, सॉरी, अभी किसी और ने 2-3 नंबर बताया, नंबर आगे बढ़ेगा, ये नंबर सैकड़ों में और होगा। अभी जानते हैं दीदी, हमको कानून में पावर चाहिए, क्योंकि जब तक कानून में पावर नहीं होगा हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते और कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सर मैं उनको रोता हुआ छोड़ दूं फुटपाथ पर, असहाय, निसहाय, बिलखता हुआ? तो सर बड़े विनम्रता से कहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं हूं। अगर न्याय की जरूरत होगी तो सरकार खड़ी होगी, और हम खड़े हुए हैं। लेकिन सर फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए कि हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं उसका जवाब दूंगा, बट लेट मी आस्क ए फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाई नो रिलीजन सेंट्रिक इश्यूज आर रेज्ड when wholesale amendment for right reasons was thought to be done in the Hindu Marriage Act, when the marriage was thought to be made void in the absence of subsistence of one marriage, and not only void simpliciter but even punishment for 7 years. उस समय तक किसी ने बात नहीं उठाई कि कहां से खिलाएगा पति, कहां से परिवार चलेगा। When Dowry Prohibition Act, no one raised that issue. How will the husband will go to jail? How will he feed the wife or the children? No question was asked. When 498 Act came about, 3 years punishment and non-available, again no bail, not a question was raised on this. तो ये सवाल तभी क्यों उठते हैं जब मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए न्याय की गुहार लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये बड़े सवाल माननीय सभापति जी इसलिए हैं कि ये सवाल 1986 में उठे और ये सवाल आज भी उठ रहे हैं।
और शाहबानों से लेकर साराबानों तक ये उसी जगह पर खड़े हैं। भले ही 44 हो गए, भले ही 52 हो गए, अब आगे क्या होगा पता नहीं है। सर देखिए, जब समाज आगे बढ़ता है, कुछ लोगों ने बहुत सही कहा, जब समाज आगे बढ़ता है तो आपको बदलाव करना पड़ेगा और कड़े कदम उठाना पड़ेगा। और आज सर मैं कहना चाहता हूं, कई चीजें हुई हमारी सरकार, आप देखिए, छोड़िए नोटबंदी को, जीएसटी को, हमने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की बात, काफी हंगामा हुआ नॉर्थ ईस्ट को लेकर, आपकी तरफ से भी हुआ, हमारी सरकार अड़ी रही, खड़ी रही। और आज मैं अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री का अभिनंदन करूंगा। सर बहुत हमारे लोग भी कहते थे हार जाएंगे क्या, हाँ देश में देखा जाएगा, और देखिए देश को बताने की कोशिश की तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हम स्वीप कर गए, सिटीजनशिप बिल के रहते हुए स्वीप किया। तो सर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। और ये देश आज ये मैच्योर हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडिया, दैट पीपल आर विलिंग टू सपोर्ट ए पॉजिटिव इनिशिएटिव फॉर चेंज इफ द इंटेंशन इज फेयर। अब सर बात आती है कि आपने क्राइम क्यों किया, और सर इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सर अपने पूरे जजमेंट में लगभग 8-9 पेज पूरे इस्लामिक कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के 3 तलाक के सिस्टम को आउटलाइन किया है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब बेहद भी माफ करेंगे, हम किसी थियोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। अरे हम तो आईएसआई और आतंकवाद से लड़ने वाले लोग हैं, और उनको पटकने वाले लोग हैं, और उनको इस हिंदुस्तान से मुक्त करने वाले लोग हैं। लेकिन हमने ये बात क्यों कहा, थोड़ा आवाज सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, क्या करें सर, आजाद साहब के सामने बहुत दिन के बाद बोलने का मौका मिला है सर। तो सर हमारा खाली कहना यह है सर कि इस तरीके से जब हम लोगों ने आज सर, और हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं सर, और सर कुछ लोग कह रहे थे सर कि आपने क्या किया। सर एक देश का एक बहुत ही योग्य राष्ट्रपति हमने बनाया था सर, जब हम सत्ता में थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो भी मुस्लिम जमात से आते थे, देशभक्तों सर। और बहुत से सवाल आए सर, मैं आपसे कहूंगा वो सारे सवाल हमने इन मुद्दों में रख दिया है सर। और ये सारे सवाल इसलिए हैं कि अगर अरबिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री, मजहब परस्त कंट्री भी अपने समाज की खवातीनों के लिए बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो एक डेमोक्रेसी हैं, हम तो एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए। सर आपने देखा होगा हमने एक प्रकार से सारे विस्तार से मुद्दों का जवाब, अब सर मैं पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप की बात तो नहीं करूंगा सर, उसका आरोप तो चलता रहता है, आगे जवाब देंगे सर। अंत में सर मुझे एक बात कहनी है सर, हाँ 2 सवाल और, कि आपने पत्नी को मजिस्ट्रेट के सामने क्यों लाया सर? प्लीज नो नो नो, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज सर, आई एम नॉट यील्डिंग, कपिल जी, let him आई एम नॉट यील्डिंग sir, no, whatever it is, sir, I am not yielding sir, he is on his legs, the minister is on his legs, what you are sir, saying is not going yielding. on record. Please, you are a very senior counsel, you know. Sir, I am not yielding. He didn't Sir, I ask. am not yielding sir, He please didn't sir, I am not ask. If yielding. he yielding, then that's He is not, he is sitting, not he should yielding. sit down. Please, I am not yielding sir. Please, please, please. सर हमने मजिस्ट्रेट क्या क्यों है सर, कानून में बहुत प्रावधान है, अगर बड़े कोई व्यवसायी हैं तो उनका सब्सिडेशन अलाउंस ज्यादा होगा, कोई रिक्शा